हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ विद KDS पर। आज हम यूपी टेंथ मैथ का चैप्टर अध्याय 6 त्रिभुज हमारी पहली क्लास हो चुकी है इस पर, जिसमें हमने 6.1 फिनिश किया था। 6.1 में हमने पढ़ा था त्रिभुज समरूप और सर्वांग सम, क्योंकि हालांकि हमारे सिलेबस में त्रिभुज में ओनली समरूप है, सर्वांग सम की कोई बात नहीं है, फिर भी हमने सर्वांग सम के बारे में पढ़ा था। अगर हम बात करें समरूप त्रिभुज में, हमने बताया था कि किसी भी त्रिभुज का यानी किसी भी आकृति का आकार कैसा होना चाहिए, समान। लेकिन समरूप आकृति में अमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। और सर्वांग सम में हमने पढ़ा था कि आकार के साथ साथ किसी भी आकृति की अमाप समान होना आवश्यक है। उसके बाद हमने पढ़ा था किन्हीं दो बहुभुज कब समरूप होंगे, उनकी कंडीशन क्या है। दो बहुभुज समरूप होने के लिए हमने 2 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट ये था कि उन दोनों बहुभुजों के संगत कोण कैसे हो जाएं, बराबर। साथ ही साथ उनकी संगत भुजाओं का अनुपात या समानुपात में हो, अनुपात या समानुपात में हो उनकी संगत भुजाएं। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रमेय 6.1। हम अपने प्रश्नावली यानी अपनी एक्सरसाइज 6.2 को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो करेंगे थेल्स प्रमेय, यानी प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्योंकि जब तक हम प्रमेय को नहीं करेंगे तब तक हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चनों को समझना है और उन्हें हल करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन किस तरीके से और किसके आधार पर सॉल्व हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। ठीक, तो न कोई देरी करते हुए हम अपनी इस प्रमेय को हल करते हैं और आपको समझाते हैं। प्रमेय कह रही है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही कुछ समझा दे रहा हूं। मान लो ये त्रिभुज है हमारा, ठीक, ये त्रिभुज है ए बी और सी। ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, आप चाहो तो इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच लो, आप चाहो तो इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच लो। मुझे तो ये रेखा पसंद है तो मैं इसके समांतर एक रेखा खींचूंगा। ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो हमने इसके समांतर मान लो ये रेखा खींच दी, ठीक, समांतर ये रेखा खींच दी। और उसके बाद कह रहा है अन्य दो भुजाओं को, यानी अन्य दो भुजाएं, एक भुजा ये और एक भुजा ये, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो एक रेखा खींची हमने, इसका नाम दे देते हैं डी और ई। हमने एक रेखा खींच दी, ठीक। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जब BC के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं, जो DE एक रेखा है वो इन दोनों रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारी प्रमेय कह रही है। इसके अनुसार ये रेखा जो हमने समांतर रेखा के सेम टू सेम एक और समांतर रेखा खींची है, वो समांतर रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। ये हमारी प्रमेय कह रही है। तो हमें पता है, हमें जो चीज दे रखी है, हमेशा किसी भी क्वेश्चन या प्रमेय को करने से पहले सबसे पहले हमें लिखना चाहिए कि क्या दिया है। दिया है DE समांतर है, और समांतर का ये चिन्ह होता है खड़े दो डंडे का। तो DE समांतर है किसके, BC के। अब तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो ये रेखा और ये रेखा को एक समांतर रेखा जो प्रतिच्छेद कर रही है वो एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। यानी AD बट्टे DB बराबर AE
बट्टे ई सी, हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। आप चाहो तो कौन सी भी समांतर रेखा के समांतर रेखा खींच सकते हो, चाहे तो इसके समांतर रेखा खींच दो, चाहे इसके समांतर रेखा खींच दो। मुझे ये सही लगी तो मैंने इसके समांतर की रेखा खींच दी। अब हम सुकन से अपनी प्रमेय को सॉल्व करेंगे। हम इसको मिटाते हैं, ये सिर्फ ओरली समझाने के लिए आपको बताया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये अपनी प्रमेय। ठीक है, ठीक, एक त्रिभुज है ए बी और सी, और इसी के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक, डी और ई, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यानी यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक ये त्रिभुज है एबीसी, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने के लिए एक इसी के समांतर एक रेखा खींची डीसी, जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रक्षेद कर रही है, और प्रक्षेद करने के दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी प्रक्षेद कर रही है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है, सबसे पहले हम इसमें किसी भी क्वेश्चन या प्रमेय को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले ये लिखना होता है कि इसमें दिया क्या है। तो इसमें दिया है DE समांतर है किसके, BC के। ठीक, उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। तो सिद्ध करना है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। हमको क्या करना है, ये सिद्ध करना है। अब ये चीज हमने लिख ली, दिया है और सिद्ध करना है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना। सबसे पहले देखो, किसी भी क्वेश्चन करो या किसी भी प्रमेय करो, रचना तो फिक्स है, यानी रचना तो फिक्स है ही। अगर बात करें हम रचना की, तो इसमें रचना हम कर सकते हैं, क्या करते हैं कि हम डी से और इसको बिंदु मान लेते हैं एन। उसके बाद क्या करते हैं, ई से और इसको बिंदु मान लेते हैं एम। यानी डी से एक रेखा खींच दी हमने और ई से एक रेखा खींच दी एम, उसको नाम दे दिया एम और इसको नाम दे दिया एन। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने किया है, बिंदु डी से, रचना में लिखेंगे बिंदु डी से AC पर एक लंब DN तथा बिंदु E से AB पर एक लंब EM डाला। क्या डाला, EM डाला। ठीक, यानी बिंदु E से AB पर एक लंब क्या डाला, M। ऐसे ही बिंदु D से AC पर क्या डाला, एक लंब DN। उसके बाद अगर बात करें हम सेकंड रचना की, तो सेकंड रचना इसमें क्या कर सकते हैं हम, E को B से मिला दें और D को C से मिला दें। तो इसमें हमें लिखना है बिंदु
ई को डी से तथा बिंदु डी को बी से मिलाया, बिंदु डी को सी से मिलाया। ठीक, ये हो गई हमारी रचना। ठीक, अब रचना के बाद हमने दिया है कर लिया, सिद्ध क्या करना है हमें ये पता है, और हमने रचना कर ली। बिंदु डी से AC पर एक लंब डाला, एक ये लंब डाला N और एक ये लंब डाला M, यानी एक EM लंब डाला और एक DN लंब डाला। उसके बाद अब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब बात करते हैं हम किसकी, उत्पत्ति की। किसकी बात करेंगे, उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है प्रूव। ठीक, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, प्रूव करना। अब देखो, सबसे पहले हम इस आधार को लेते हैं, ये टोटली आधार है, इस आधार को हम लेते हैं इसको। सबसे पहले इस आधार पर बने त्रिभुजों के बारे में हम बात करेंगे, इस आधार पर बने हैं उन त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करेंगे ADE। तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अगर बात करें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, सब त्रिभुजों का सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख लो। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर हम बात करें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल की, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। और हमेशा, अब देखो, अब देखने की बात है इसमें, ADE हमेशा जो लंब डाला जाता है, हमेशा लंब आधार पर डाला जाता है। अगर हम बात करें ये एक त्रिभुज है और अगर इस पे लंब डालेंगे तो लंब हमेशा किस पे पड़ेगा, आधार पे। और जहाँ पे त्रिभुज मिलते हैं हमेशा लंब उस पे से डाला जाता है जहाँ कोना बनता है ना, जहाँ पर दो भुजाओं का कोना बनता है वहां से तो शीर्ष होता है लंब का, क्या होता है, शीर्ष। और जिस पर वो जाता है वो क्या होता है, आधार। तो हमेशा जो लंब है वो किस पे डाला जाता है, आधार पर। ठीक, तो 1/2 गुणा आधार। अगर आधार की बात करें तो आधार क्या होगा इसमें, AD। आधार क्या है, AD गुणा EM। लंब क्या है, आधार पे पड़ा है, लंब क्या हो जाएगा, EM। इसे हम दे देंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसी ही रेखा पे हम बात करेंगे, इसी ही रेखा पर बात करेंगे इस त्रिभुज की। इस त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज EDB में, अगर बात करें त्रिभुज EDB में या BDE में, BDE में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो इसमें अगर इसकी हम बात करें, त्रिभुज BDE, ये त्रिभुज बन रहा है हमारा। अगर हम बात करें तो त्रिभुज ये बन रहा है, यहां से ये त्रिभुज। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो मैं आपको समझा रहा हूं। एक ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज पर अगर लंब डालेंगे हम ABC, तो हमेशा जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है, या 90 डिग्री से यानी न्यून कोण पे हमेशा लंब क्या पड़ता है, अंदर। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम का कोण। कितने का, 90 डिग्री से
कम का कोण, जो भी यहाँ कोण होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम, उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। और हमेशा न्यून कोणों पर जो लंब डलता है वो त्रिभुज के अंदर पड़ता है। अगर बात करें अधिक कोण की, क्या करें, अगर मान लो एक अधिक कोण है ये, अगर हम बात करें अधिक कोण की, तो जैसे ये एक ये है, ठीक, ये क्या हो गया, अधिक कोण। अगर हम इस पे लंब जो डालेंगे, ये है अधिक कोण, अगर हम इस पे लंब डालेंगे तो ध्यान रखना कभी भी लंब यहां से पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। क्या ऐसे पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से कैसे हो जाएंगे, अधिक, और 90 डिग्री से कम, और लंब हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का अधिक कोण पर हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो भी लंब पड़ता है वो त्रिभुज के बाहर पड़ता है। कैसा, त्रिभुज के बाहर। हमेशा जो लंब पड़ेगा अधिक कोण पर वो त्रिभुज से बाहर पड़ेगा, और ये हो जाएगा। तो ये मान लो इसी आधार पे पड़ रहा है, हमेशा लंब जो पड़ेगा वो इसी आधार पे पड़ेगा। अगर बात करें ए बी सी, तो बीसी आधार पे लंब पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, जो ये लंब पड़ रहा है वो कैसा पड़ रहा है, बीसी आधार पे। इसका प्रयोग 2 बार होगा हमारी इस थेल्स परिमेय में, इसका प्रयोग कितने बार होगा, 2 बार होगा। क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो अधिक कोण है उस पर जो लंब पड़ता है वो त्रिभुज के बाहर पड़ता है। कैसा, त्रिभुज के बाहर, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अब आइए, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो 1/2 गुणा आधार, यानी 1/2 गुणा आधार की बात करें तो आधार क्या हो जाएगा, ये आधार तो बीडी रहेगा ना, आधार तो बीडी है ना। अब देखो यहां से ये है, अब यहां से, अब जो लंब पड़ रहा है, ये लंब पड़ रहा है इस पे ई एम, क्योंकि ये अधिक कोण है, अधिक कोण पे यहाँ से जो लंब पड़ा है वो क्या है, त्रिभुज के बाहर पड़ रहा है, यानी अधिक कोण के बाहर पड़ रहा है। तो आधार किस पे पड़ रहा है, बीडी पर ही तो पड़ रहा है। आगे बढ़ा दो इसे, बीडी तो बढ़ेगी आगे, अगर इसे हम बढ़ा रहे हैं तो बीडी तो बढ़ रही है। तो ये हो जाएगा बीडी गुणा ऊंचाई कितनी है, ई एम, समीकरण हो जाएगा सेकंड, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है एडी ईएम दोनों कैसी है, बराबर। तो कुछ नहीं करना, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देने पर, अगर हम बात करें त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा एडी गुणा ई एम बट्टे 1/2 बीडी गुणा ई एम से ई एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर एडी बट्टे बी डी, समीकरण थर्ड, ठीक। क्या हो गया, समीकरण थर्ड। अब हम बात करेंगे, हमने ए बी एक भुजा हमने कंप्लीट की, ए बी भुजा कैसी कर ली हमने, कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद हम लेंगे हम इस भुजा को, इस भुजा पर जो त्रिभुज बन रहा है ना उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। जब क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे तो उन भुजाओं के अनुपात तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, जब क्षेत्रफल हम बराबर करेंगे उसके बाद हम अनुपात बराबर करेंगे। तो ए बी भुजा ले ली, अब हम लेंगे क्या, ए सी भुजा। तो हम बात करेंगे उसके बाद, अगर हम बात करें इस भुजा की, तो इस भुजा पे तो हमें पता है त्रिभुज यही बन रहा है, सेम जो इधर से बन रहा है वो इधर से बन रहा है। तो त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी त्रिभुज ए डी ई का
क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार, अगर आधार की बात करें तो आधार क्या हो जाएगा, AE। अब हम इधर से बात कर रहे हैं, इस भुजा की बात कर रहे हैं, तो इस भुजा पर जो आधार है वो क्या हो जाएगा, AE, और AE आधार पर जो लंब पड़ा है वो क्या है, DN। तो AE गुणा DN, वो हमेशा पता है लंब किस पर पड़ता है, आधार पे, तो आधार क्या हो जाएगा, AE। तो ये हो जाएगा समीकरण 4। उसके बाद हम बात करेंगे, इस त्रिभुज की बात कर ली। अब देखो, अब इस आधार पे हम इस रेखा को ले रहे हैं, तो इस रेखा पे ये त्रिभुज बन रहा है EDC, ये बन रहा है EDC। तो त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर बात करें 1/2, अब देखो सेम टू सेम वही कंडीशन है, ये भी अधिक कोण था और ये भी अधिक कोण है, दोनों अधिक कोण है, EDC अधिक कोण है। अगर इसको बात करें तो आधार तो ये है, और आधार पर लंब कहाँ पड़ रहा है, ये अधिक कोण है, तो इसके बाहर पड़ रहा है, और लंब क्या है, DN। तो 1/2 गुणा EC गुणा ऊंचाई कितनी है, DN। समीकरण 5। वही चीज दोबारा करनी है, जैसे भाग हमने फर्स्ट और सेकंड का दिया था, ऐसे ही भाग हम फोर्थ और फिफ्थ का देंगे। तो समीकरण 4th में समीकरण 5th से भाग देने पर, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा AE गुणा DN बट्टे 1/2 गुणा EC गुणा DN। तो DN से DN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो उसके बाद हमारा आ रहा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है बट्टे में त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। EDC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, AE बट्टे EC, ये हो जाएगा समीकरण तुम्हारा 6। ठीक, समीकरण 6। अब देखो, अगर हम समीकरण 3 को देखें तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, ठीक, दोनों बराबर हैं, लेकिन त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और यहाँ पर त्रिभुज क्या है, EDC का क्षेत्रफल। हमको क्या करना है, कैसे भी करके त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल करना है। जब ये बराबर हो जाएंगे तो हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर। 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, उसे मैं समझा रहा हूँ, फिर कहोगे पता नहीं क्या कर दिया। जो 9th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि दो समांतर रेखाएं AB और C और D, दो समांतर रेखाएं
दोनों समांतर रेखाओं से ये त्रिभुज बन गया, ठीक, और ये त्रिभुज बन गया, ठीक। उसके बाद ये त्रिभुज बन गया और इसके बाद ये ऐसे ये त्रिभुज बन गया, ठीक। मान लो ये पी क्यू आर, ये एम और ये एन और ये ओ। इसमें जो 9th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये कहता है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक आधार से बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक। यानी दो समांतर रेखाओं के मध्य एक आधार से बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। अब देखो अपने चित्र की तरफ लौटो। एक समांतर रेखा है डीई और एक समांतर रेखा है बीसीई। अगर हम बात करें त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल इसी आधार से बढ़ रहा है, ठीक। उसके बाद हम बात करें ईडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल इसी आधार से बढ़ रहा है। यानी दोनों त्रिभुजों में आधार कैसा है, सेम। और दो समांतर रेखाओं के मध्य जो त्रिभुज बने वो एक ही आधार से दोनों त्रिभुज बने हैं। तो हम कहेंगे इसको मिटा देते हैं। ये समझाने के लिए इस बात का ध्यान रखना आप लोग। देखिए चूंकि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार से बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार से बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज बीडीई तथा त्रिभुज ईडीसी एक ही आधार डीई पर बने हैं। यानी इसलिए त्रिभुज बीडीई तथा त्रिभुज ईडीसी एक ही आधार डीई पर बने हैं। तब त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल। ये समीकरण हो जाएगा 7, ठीक। कितना हो जाएगा समीकरण 7। ये समीकरण 5 था, ये 6 था और 7 था। अब क्या करेंगे, समीकरण 7 से किसी एक का मान हम समीकरण 3rd में रख देंगे। किसमें, 3rd में, किसी में रख दो। समीकरण 7 से किसी एक का मान समीकरण
थर्ड में रख देंगे, हाँ ठीक, समीकरण थर्ड में। तो समीकरण 7 से मान समीकरण थर्ड में रखने पर रख दो। जब थर्ड में रखेंगे तो ये हो जाएगा ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे में BDE बराबर EDC, ठीक। तो BDE बराबर क्या रख देंगे, EDC। तो त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा AD बट्टे BD। ये समीकरण हो जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 8। समीकरण 7 व समीकरण 8 से, ठीक। क्योंकि अब दोनों मान बराबर हो गए हमारे, AD का क्षेत्रफल बट्टे EDC का क्षेत्रफल बराबर AD बट्टे BD। ऐसे ही समीकरण 6 है भाई, 6 यहाँ समीकरण 6 आएगा, 6 सॉरी गलती हुई, समीकरण 6 व समीकरण 8 से। तो अब देखो समीकरण 6 में देखो AD का क्षेत्रफल बट्टे EDC का क्षेत्रफल, दोनों की कंडीशन कैसी हो गई, समान, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका मान रख दो, उसमें रख दो ADE का क्षेत्रफल बट्टे EDC का क्षेत्रफल AD बट्टे BD। तो AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे EC। हमको यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक। ये हमारी प्रमेय हो गई सिद्ध, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपात का प्रमेय आपकी सिद्ध हो गई, ठीक है। आप हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक अनुरोध है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लस बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे कि हमारी आगामी वीडियो जो हमारे YouTube चैनल मैथ विद KDS पर अपलोड होगी वो समय अनुसार आपके पास पहुंच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चल सके और वे अपना कुछ लाभ कर सकें आगामी बोर्ड परीक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, नमस्कार।